बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बस हम सेकंड लास्ट प्रेजेंटेशन पे हैं, हाइपरटेंशन। और इसके बाद बस थोड़ा सा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का छोटा सा प्रेजेंटेशन रह जाती है, तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो कोर्स है वो मुकम्मल हो जाएगा। जो मैंने 3 प्रॉमिस किए थे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। आज की टॉक जो है ना वो हाइपरटेंशन पे है। और हाइपरटेंशन सबको पता है, इट्स वेरी कॉमन। तकरीबन 1/3 दुनिया की जो आबादी है हाइपरटेंशन में मुब्तला है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन इट्स वेरी कॉमन। और एज अ फैमिली फिजिशियन हम जानते हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है हमें जो समझनी है ना, ब्लड प्रेशर बजाते खुद तो वो इतना इशू नहीं है, बट इज़ द एंड ऑर्गन डैमेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाइपरटेंशन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ये बहुत अहम है, ठीक। इसलिए हम हाइपरटेंशन के दुश्मन है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बट इट कॉजेज एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है। उससे हम तकलीफ होती है। हम कहते हैं नहीं, वाई शुड अ पेशेंट बिकम ब्लाइंड, वाई शुड अ पेशेंट गो इन ऑन डायलिसिस, वाई शुड अ पेशेंट हैव हार्ट अटैक, क्यों उसकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो, क्यों स्ट्रोक हो, ठीक। इसलिए हम इसके दुश्मन है हाइपरटेंशन के, सही। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी होती है, ठीक। ये हमारा है। और ब्लड प्रेशर जो है, इंटरेस्टिंग बात इसकी बताऊं कि इंग्लैंड में जब था पहले, कार्डियोलॉजिस्ट ही मैनेज करते थे और कंट्रोल बहुत कम था, 7% था। फिर उन्होंने जब फैमिली फिजिशियंस के हवाले किया ब्लड प्रेशर, इंसेंटिवाइज किया था कि सबके यार चेक करो और ख़ुद ही इसको मैनेज करो, तो यूके का ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत बेहतर हो गया। तो इसलिए ब्लड प्रेशर में हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फैमिली फिजिशियन। वी आर द फर्स्ट पर्सन जो कि इसको डायग्नोस करते हैं और एसेंशियल को डायग्नोस करते हैं, मैनेज करते हैं, एजुकेट करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, ठीक। तो इसलिए इसमें हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे ताकि हमें अच्छी तरह इसका पता हो, ठीक। तो पहला सवाल ये कि पेशेंट जब हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर चेक करो, हमने क्या क्या करना है? ऐसे मुँह उठा के चेक करेंगे या कुछ प्रिकॉशंस हैं, जब हम कुछ बातें पूछेंगे? देयर आर फ्यू थिंग्स विच कैन फॉल्सली इंक्रीज ब्लड प्रेशर और आप उसको लेबल कर देंगे, ठीक है। जो लवाजमात हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के, लेट्स सी क्या क्या है हमारे पास, ठीक। पूछें सिगरेट पी के तो नहीं आए? अक्सर लोग क्लिनिक के बाहर खड़े होके ना जल्दी से सिगरेट, अब देखिएगा जल्दी से अंदर आ जाते हैं, स्मेल भी आ रही होती है। फिर फ़ायदा क्या, उससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, निकोटीन रिसेप्टर्स भी ये एक्ट करते हैं ना, फ़ायदा नहीं है। कम से कम 1 घंटे में सिगरेट ना पिया हुआ, चाय कॉफ़ी पी के आ जाते हैं, वो टैकीकार्डिया और बीपी थोड़ा हाई आएगा तो गलत रीडिंग आती है। इसलिए जब भी चेक करें, बोले चाय या सिगरेट पी के ना आया करें। एक्सरसाइज, भागे भाग कर पसीने पसीने आ रहे हैं क्लिनिक में, उसी तरह आगे जॉगर्स पहने हुए और ब्लड प्रेशर चेक कर, भाई उस वक्त हाई मिलेगा। तो इसलिए अक्सर हम 10 मिनट या 20 मिनट बिठा के चेक करते हैं। ड्राइविंग इज़ अ स्ट्रेस, ठीक है ना, पाकिस्तान में ड्राइविंग स्ट्रेस है। वो ड्राइव करके आए, चेक करो ना, बैठे 10 मिनट 20 मिनट बैठे, रिलैक्स हो, फिर हम चेक करेंगे। ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो हम पूछते हैं। फिर मेडिसिन का, बीपी जब भी चेक करें मरीज से पूछे दवाई खा के आए हो कि नहीं, जो हमारे एक प्रॉब्लम है, ये आपके साथ भी होगा। अच्छा भला पेशेंट 3 महीने दवाई खाएगा, ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल, जिस दिन क्लिनिक में आना है उस दिन सुबह दवाई नहीं खाएगा। आप पूछेंगे क्यों नहीं खाई? बोले मैं चेक कर रहा था कि दवाई छोड़ के कंट्रोल में रहता है कि नहीं। उनको समझाना पड़ता है, वी वांट टू चेक द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द मेडिसिन्स। छोड़ोगे तो हाई मिलेगा, ठीक। तो इसलिए एजुकेट करें, जब अपनी दवाई रूटीन की दवाई खा के आया करें, ठीक। तो क्या क्या बताया कि पिछले 1 घंटे में सिगरेट ना पिया हो, चाय कॉफ़ी ना पी हो, एक्सरसाइज ना किया हो, ड्राइव करके ना आया हो, ठीक है, और दवाई खा के आए, तब हम इसको लिखेंगे, ठीक। अगर मरीज़ खा के नहीं आया तो डॉक्यूमेंट के नॉट हैज़ नॉट टेकिंग मेडिसिन, ताकि पता चले कि फिर उसको बोलिए यार दवाई खा के चेक करके मुझे बताओ कि कैसा है, ठीक है। तो 20 मिनट बिठा के फिर हम चेक करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं।
फिर अगला आता है सीधा हाथ या उल्टा हाथ या दोनों, कौन से हाथ से चेक करना है। फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आया आपको नहीं पता तो बेहतर है दोनों हाथ चेक कर लें, ठीक, दोनों हाथ चेक कर लें क्योंकि इनमें वेरिएशन हो सकती है। अगर आप देखते हैं कि यार ये नाइस गाइडलाइंस इज 15, वैसे अदर बुक से 10 mm का फ़र्क हो, इफ़ मोर देन 10 mm तो रीचेक, लेकिन नाइस गाइडलाइंस स्पेसिफिकली सेज 15 mm डिफरेंस हो। अगर लेफ्ट और राइट में, ठीक है, सिस्टोलिक में 15 का फ़र्क आ जाता है तो ज़रा इधर दोबारा 10 मिनट बाद चेक करके देखो, ठीक। अगर फ़र्क ख़त्म हो गया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी रहता है ना, ठीक, और फिर आप फिर जो ज़्यादा रीडिंग जो बता रहे हैं उसको फिर आप लेते हैं, ठीक। अब ब्लड प्रेशर को अक्सर देखा होगा 180 और 110 और ये तो बड़ा हाई है। आप कुछ नहीं, कंसल्टेशन ख़त्म होगी, एक दफ़ा फिर चेक कर लें 10 मिनट के बाद, अक्सर वो 140 तक आ चुका होता है, ठीक। इसलिए कहते हैं जब भी आपको फर्स्ट टाइम किसी में हाई मिलेगा, पहले तो दोनों हाथ चेक किए, जो फ़र्क आया 15 से ऊपर जो, ठीक, फिर दोबारा चेक करके देखें, ठीक। फिर जो जिस हाथ में ज़्यादा है वो सही बोल रहा है, जो कम है वो झूठा है, तो हम ज़्यादा को कर लेंगे। जिस हाथ में ज़्यादा है उसको देखा हमने, उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर है, कंसल्टेशन के एंड में चेक करके देखिए, मोस्टली नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं या ट्रू रीडिंग पे आ जाते हैं। अक्सर इनिशियल रीडिंग थोड़ी हाई मिलती है, तो ये हमारा रूल है, हाई ब्लड प्रेशर को 10 मिनट बाद दोबारा चेक करके देखें। ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए। मुझे पता है आप लोग बिजी होते हैं, कहते हैं यार इस सारा दिन ब्लड प्रेशर ही चेक करते रहेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर दी न्यू केसेस। बाकी रूटीन के जितने पुराने पेशेंट्स हैं जिनका को पता है कि लेफ़्ट आर्म में क्या है और एक ही दफ़ा चेक करना है, ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है। आप कुछ अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है कि जब भी फर्स्ट टाइम कोई आएगा तो दोनों हाथ, जिसमें डिफरेंस होगा एक दफ़ा फिर चेक करके देखिए, फिर डिफरेंस है तो जिस हाथ में ज़्यादा है उसको काउंट कीजिएगा और एक दफ़ा फिर थर्ड टाइम चेक करके देखेंगे भाई ये नीचे कितना आता है, ठीक। और जो नीचे वाली रीडिंग आएगी आखिरी, तो वो उसको सही समझिए। एक फॉल्सली हाई रीडिंग डॉक्टर की शक्ल देख के जो होता है ना, उसको कहते हैं, अंग्रेज़ भी बड़े होशियार है, वो वाइट कोट हाइपरटेंशन, वो नहीं देखते डॉक्टर जो है खुद डरावना है, कोट को बदनाम कर रहे हैं, ठीक। मजाक कर रहा हूँ, वाइट कोट सही लफ्ज़ है, लेकिन डरावने डॉक्टर भी होते हैं ना। तो जब बीपी नॉर्मल होगा एट द एंड ऑफ कंसल्टेशन एक दफ़ा फिर चेक कर लीजिएगा, तो उसको फिर रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो अगर किसी का बीपी 180 था, आपने चेक किया 160 हुआ, फिर वो तीसरी दफ़ा चेक किया तो 140 पे आया, तो 140 उसकी रीडिंग है, फिर एवरेज नहीं निकालना है। हाँ, ओ 3 दफ़ा चेक किया तो एवरेज निकालनी। फिर एवरेज कब चेक करते हैं? एवरेज जो चेक करते हैं वो जो मशीन से, ऑटोमेटिक मशीनों से चेक करते हैं, उसमें एक एक मिनट के फासले से 3 दफ़ा चेक करते हैं, सही है। लेकिन हम जो क्लिनिक में मरकरी वाला करते हैं उसमें हमें एवरेज नहीं निकालना है, उसमें हमने सबसे जो निचली रीडिंग है उसको काउंट करना है हमने, कि वो सही थी, इनिशियल जो थी फॉल्सली हाई थी। अच्छा, फिर एम्बुलेटरी और होम बेस्ड। पहले एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग होती थी यूके में, वो मशीनें लगा के, यहाँ भी होता था, ये ज़रा एक्सपेंसिव और ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा से एक कमर्शियल सॉर्ट ऑफ थिंग और पेचीदा होता था ये, ठीक। फिर यूके वालों ने कहा यार नहीं, एम्बुलेटरी मशीनें ना छोड़ो, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर लिया करो घर पे, ठीक है। ये जो ब्लड प्रेशर की चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक मशीन हो या दूसरी हो मरकरी वाली, वो घर पे मॉनिटरिंग कर लो, वो भी उतनी अच्छी है जितनी एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, ठीक है। अब हर एक का एम्बुलेटरी हम नहीं करते हर पेशेंट को घर पे, ठीक है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनका करते हैं। जो पहली दफ़ा पेशेंट आया और आपने उसको चेक किया, 180 था, 160 हुआ, 140 आया, आप हैरान, दवाई दूँ ना दूँ, क्या करूँ, तो वो ठीक है, ख़तरे की बात नहीं है। अब घर में इसका चार्ट बना के मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक। उसको होम बेस्ड मॉनिटरिंग कहते हैं, ठीक। बता दे कि सुबह कर लो, दोपहर, शाम, और चार्ट में लिख लो क्या तारीख़ थी, क्या टाइम था और कितना बीपी था।
सही, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यार तो घर पे नॉर्मल है यार, फालतू दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, लाइफस्टाइल पे डालेंगे। ठीक है, ये जो वाइट कोट कहते हैं ना डरावने डॉक्टर से, कि वो जब भी आता है ब्लड प्रेशर 180, कहते हैं घर में ठीक होता है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल आता हूँ मेरा हमेशा बढ़ जाता है। कहते हैं अच्छा ठीक है, घर पे आप चेक करके मुझे चार्ट बना के दिखा दें। फिर एक और आते हैं, अब दवाई दे रहे हैं ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंट होते हैं, मल्टीपल 3-3 4-4 दवाइयों पे हैं। सही, फिर हाँ यार ये क्या चक्कर है यार, जब भी चेक करो हाई निकलता है। फिर हम कहते हैं यार घर पे भी देखते हैं घर में क्या हालत है, और आपको बाद में पता चलता है घर में भी 180 है, यहाँ भी 180 है। फिर आप कहते हैं यार रेफ़र करो इस पेशेंट को, क्यों इसका ज़्यादा है। कभी आप देखते हैं ना, जैसे आपने किसी को दवाई दी, उसको कहा यार आप दवाई खा लो, अब ब्लड प्रेशर ठीक है, 3 महीने बाद मुझे दिखा देना, और घर पे आने से पहले ज़रा कुछ दिन चार्ट बना लेना, फिर मुझे दिखा देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका कंट्रोल में है कि नहीं। अ वेरी गुड मेथड, कि हो सकता है जिस दिन वो आए बेचारे की बदबख्ती हो, उसी दिन आपकी क्लिनिक में हाई हो जाए और आप उसकी डोज बढ़ा दें। ठीक, तो अगर आपके पास उससे 1 हफ़्ता पहले का चार्ट है या कुछ दिनों पहले का चार्ट वो लेके आए पेशेंट, तो आपको अपनी ट्रीटमेंट का पता चल जाता है कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तीसरा आ जाता है कि डॉक्टर साहब क्लिनिक में आए तो ठीक है, डॉक्टर साहब घर में बड़ा हाई होता है, अब क्या मुसीबत। ठीक है, काम के दौरान हाई हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है। आप कहते हैं यार प्लीज़, आप अभी तो मेरी क्लिनिक में नॉर्मल है, मैं क्या दवाई दूँ। आप घर पे चार्ट बना लें, जब भी आपको लगता है आप उससे ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा, फिर एक दफ़ा फिर 10-15 मिनट के बाद फिर चेक कर लें, लिख लें कि क्या होता है। ठीक है ना, तो क्या क्या चेक हुआ कि क्लिनिक में हाई था, मरीज़ कहता है घर में ठीक है, तो भी होम बेस्ड है। अगर क्लिनिक में नॉर्मल है और घर पे मरीज़ कहता है हाई होता है, तो भी होम बेस्ड फ़ायदा होता है इसका। ठीक है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, वो उसमें चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं लोग ना, पोस्टल हाइपोटेंशन होती है, तो उसमें कहते हैं यार घर पे ब्लड प्रेशर मशीन रख लो, इस तरह के चक्कर आए, कमज़ोरी, गिर रहे हो तो ब्लड प्रेशर चेक करके लिख लिया करो। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन यही होती है। सो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम एडवाइस करते हैं होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी अब इतना नहीं है, एम्बुलेटरी होती थी मशीनें लगा के चेक करते हैं, वो नहीं चाहिए, सादा मशीन से घर पे चार्ट बनाना है। प्राइमरी हाइपरटेंशन, हमें ये पता है कि मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर हाइपरटेंशन इज एसेंशियल हाइपरटेंशन विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। देयर इज़ नो रीज़न कॉज नोन फॉर इट, इट इज़ फैमिलियल, 35 साल के बाद स्टार्ट होता है, सबसे कॉमन यही है। ठीक, और ये एकदम नहीं होता कि एक दिन पहले ठीक था अगले दिन आया, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते करते महीनों साल लगते हैं, फिर फुल फ्लेज आ जाता है। सही है, 35 के बाद स्टार्ट होता है, 40 के बाद ज़्यादा होता है, ये 45 जैसे जैसे एज बढ़ती है ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, चूँकि ये स्लो डेवलप होता है, चूँकि बड़ी एज में है, स्लो पॉइजनिंग की तरह इसके साइन सिम्टम नहीं होते। बहुत कम लोगों को सर में दर्द, खिंचाव, थोड़ा सा भारीपन या सिम्टम्स आते हैं या साइंस आते हैं। ठीक, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। डायबिटीज़ हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है, ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर, एसेंशियल हाइपरटेंशन, क्योंकि इतना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, सिम्टम्स डेवलप ही नहीं हो पाते, बहुत कम लोगों के सिम्टम्स होते हैं। ठीक, और वो भी नॉन स्पेसिफिक वेग से होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, इसीलिए जब हम पेशेंट्स का हमें जब हिस्ट्री लेते हैं ना मुकम्मल, तो हम उससे नहीं पूछते आपके ख़ानदान जो फैमिली हिस्ट्री होती है, आपके ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मसला, जोड़ों का मसला, सांस की तकलीफ़, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं ना। सो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट, इसकी फैमिली हिस्ट्री तो हम हमेशा पूछते हैं। ठीक है, इसकी एक्चुअल कोई ऐसी वजह तो है नहीं जिसको हम ढूंढें, सो इसलिए इसके टेस्ट नहीं होते ज़्यादा। प्राइमरी हाइपरटेंशन के टेस्ट नहीं होते, वी डोंट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी के कॉज हम ढूंढते हैं, प्राइमरी का नहीं ढूंढते। प्राइमरी के जो टेस्ट हम करते हैं वो उसकी कॉज ढूंढने के लिए नहीं करते, वो टेस्ट हम करते हैं टू सी एंड ऑर्गन डैमेज, लाइक किडनी को डैमेज तो नहीं हुआ, तो हम क्रेटिनिन और यूरिन डीआर चेक कर लेते हैं। बेसलाइन ईसीजी करते हैं ये देखने के लिए हार्ट को डैमेज तो नहीं हुआ। हार्ट को डैमेज कैसे होता है? हाइपरट्रॉफी, ठीक है, जिससे डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। एमआई हो सकता है, पुराने एमआईज उसमें नज़र आ सकते हैं। ठीक है,
तो ये टेस्ट होते हैं। और दूसरा कार्डियोवास्कुलर रिस्क के, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट आएगा तो हम शुगर ज़रूर चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करेंगे, क्रेटिनिन, यूरिन डीआर चेक करेंगे, बेसलाइन ईसीजी कर सकते हैं। ठीक, तो ये है द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइमरी हाइपरटेंशन। और एक दफ़ा हो जाए पे सारी उम्र चलती है, इसलिए इसकी दवाई भी सारी उम्र चलती है, इलाज भी सारी उम्र चलता है, ये ख़त्म नहीं होता प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसके मुकाबले में सेकेंडरी है। सेकेंडरी एज द नेम शोज सानवी, किसी और वजह से ब्लड प्रेशर शूट करता है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। ठीक है, ये कम होता है और एकदम आता है। एक पेशेंट था मेरे पास कराची में, कहते क्रिकेटर था, यंग 18-19 ईयर्स, क्रिकेट खेलता था, कहते ब्लड प्रेशर हाई होता है। आया, मैंने चेक किया उसका, और तो वाकई ब्लड प्रेशर हाँ बहुत 200 से ऊपर। क्या चेक, दूसरे हाथ में चेक किया तो वहाँ तो नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे सर चक्कर आ गया। आई वाज डूइंग हाउस जॉब कि क्या चक्कर है। फिर मैं ख्याल आया यार, एक कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा भी कंडीशन होती थी जिसमें रेडियल डिले होता था। फिर मैंने पल्स चेक की तो वाकई डिले भी है। फीमेरल के साथ चेक किया तो डिले भी निकला। हार्ट साउंड सुने तो अजीब से मरमर थे, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। अच्छा, फिर मैंने बुक भी खोली, देखा मशीनरी मरमर्स होते हैं। ठीक, तो बाकी तो मुझे नहीं पता था, उसमें रिब्स में नॉचिंग भी होती है एक्सरे पे। तो लेकिन 3 चीज़ें मैंने पकड़ ली, रेडियल डिले, रेडियो फेमरल डिले एंड मरमर्स, अ लॉट ऑफ मरमर्स इन द हार्ट। आई वाज वेरी जूनियर। फिर मैंने इनको रेफ़र किया फॉर एको, तो उसमें कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा आ गई। ठीक, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एक और पेशेंट था मेरे पास सर दर्द के साथ, यंग 18 ईयर्स ओल्ड, ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर, 120/30 है। ये क्या मुसीबत। लुक फॉर कॉजेज, पता चला इसके दोनों किडनीज फेल थे, दोनों में स्टोन्स थे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन थी, पता नहीं इलाज ही नहीं कराया था, तो बोथ किडनी वॉज स्कार्ड और हाइपरटेंशन थी। तो ट्रीटमेंट कराए, चंद महीनों में फौत हो गया। ठीक, पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आ रही होती, सर में दर्द, नज़र नहीं आ रहा, बुरी हालत में। ठीक, उसके इलाज चल रहा, पता चलता है प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, उससे ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। और कभी दवाइयों से हाई होता है। ठीक, रीनल हार्ट स्टेनोसिस हो सकती है, उससे हाई होता है। सो देयर आर कॉजेज। एक दफ़ा हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है, मिसाल दूँ, पेशेंट ब्लड प्रेशर चेक किया, वो 170 और नीचे वाला 80, इतना पल्स प्रेशर डिफरेंस है। आमतौर पर होता है ना 120/80, 40 का होता है, 50 का डिफरेंस होता है। 170 और 80 के दरमियान कितना है, 90 का पल्स प्रेशर है। वाइड पल्स प्रेशर थायराइड में होता है, हाइपरथायराइडिज्म। सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यूजुअली 35 साल से नीचे वाले होते हैं, यंग पीपल हो सकते हैं। उसमें वी ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, और इसकी वजूहत क्या क्या हैं। अगर इसको मैं 3 उंगलियों से दिखाता हूँ, सही, डिकेड्स, पहले 20 साल, बीच के 20 साल, उसके बाद के 20 साल। ठीक है, 20 साल 20 साल 20 साल। ठीक, जो 30s एंड 40s वाले हैं ना, 30s एंड 40s, बीच वाला जो 20 साल है, ये 2 डिकेड्स, ये प्राइमरी के ज़्यादा होते हैं। और शुरू के 20 साल है वो सेकेंडरी के, और उसके 50 और 60 वाले भी सेकेंडरी के आ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसको समझिए। इसलिए अगर यंग हाइपरटेंसिव है या बड़ी एज में अचानक हाइपरटेंशन हो गई है, थिंक ऑफ सेकेंडरी कॉजेज। और जो 3rd डिकेड ऑफ लाइफ, 4th डिकेड ऑफ लाइफ है, थिंक ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक, अब ये चूंकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन अचानक आती है, अचानक आने वाली चीज़ के सिम्टम्स भी आते हैं। इसमें से हेडेक हो सकती है, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ठीक, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, तो और प्राइमरी की हिस्ट्री हो तो सेकेंडरी नहीं होता, उसकी वजह ढूंढनी पड़ती है, डिजीज़ है या ड्रग्स हैं। ठीक, और जब आप उसकी कॉज को ट्रीट करते हैं, गायब भी हो जाता है, एसेंशियल गायब नहीं होती थी। अच्छा, अब आ जाए इस पे, ब्लड प्रेशर क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन सी स्टेजेस हैं।
सही, अगर इसी टेबल को आप देखिए, देयर आर 3 कॉलम्स, ठीक है, और रोज कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। इस टेबल को गौर से देखिए। JNC8 क्लासिफिकेशन है, जॉइंट नेशनल कांग्रेस ऑन हाइपरटेंशन। उसने क्या कहा, उसने कहा नॉर्मल बीपी इज लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 180। 120/80 नहीं है जो हमारा गोल्डन फिगर है, इससे नीचे नीचे हो तो इट इज़ नॉर्मल। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 120 से और 140 से नीचे हो, यानी 120 और 140 के दरमियान का कोई पीरियड हो, और डायस्टोलिक में 80 और 90 के दरमियान हो, ये हाइपरटेंशन नहीं है, ठीक है, प्री हाइपरटेंशन है। क्योंकि हाइपरटेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम 140 एंड 90, ठीक ठीक है, इसको इस तरह समझे। नॉर्मल है 120 और 80, हाइपरटेंशन है 140 और 90, ये बीच वालों का क्या होगा, ठीक, ये बीच वालों को प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो सॉरी प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। चलिए ये हो गया। अब एक पेशेंट आ गया है 140 और 90 पे, सही है, तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट करार पाएगा कि तुम तो अब ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो। कौन सी स्टेज पे, जो पहली स्टेज है ना वो 140 और 160 के दरमियान आती है सिस्टोलिक, और 90 और 100 के दरमियान है डायस्टोलिक, ठीक। सिस्टोलिक के जंप 20-20 के हैं, डायस्टोलिक के जंप 10-10 के हैं। सिस्टोलिक का जंप 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक के जंप 10-10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के हैं, ठीक, इन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो हमने ये देखा, हमारा पेशेंट था 140-90, हमने लेबल कर दिया हाइपरटेंशन, लेकिन अगर वो 160 ओवर 100 तक चला गया, फिर स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 160 से नीचे और 140 से ऊपर ये स्टेज 1 है, 160 से 180 तक स्टेज 2, और 180 के बाद सीवियर हाइपरटेंशन, ठीक। ये जंप्स जो है ना सिस्टोलिक के 20-20 के हैं, 140 से 160, 160 से 180, एंड डायस्टोलिक के 90 to 100 to 110, ठीक है। ये 3 जंप्स हैं, आप इनको कर लीजिएगा। दोबारा बता देता हूँ, 120/80 इज़ नॉर्मल, ठीक है। पीपल बिटवीन नॉर्मल and 140/90 are pre-hypertensive. 140 to 160, in between 160 is stage 1, 160 to 180 is stage 2, 180 and above is severe, इसीलिए इसको मैंने रेड से बना दिया है, ठीक है। इसको लोग कंफ्यूज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन विद बीपी टारगेट्स, ये लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको कंफ्यूज मत करें। बीपी टारगेट इज समथिंग एल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो आप डायग्नोज करते हैं ना कि लेवल क्या हुआ, हमें पता है 140-90 वी क्लासिफाइज हाइपरटेंशन, ठीक है। 160 और 140 के दरमियान स्टेज 1 क्लासीफाई होगी, 160 और 180 के दरमियान स्टेज 2, 180 से ऊपर सिवियर, ये क्लासिफिकेशन है। टारगेट्स जो होते हैं ये हैं, ठीक है। टारगेट्स वो होता है कि आप कहते हैं यार मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, टारगेट, इसको मैं इलाज से, मेडिसिन से कहाँ तक नीचे गिराऊँ, बस जब पे मुतमईन हो जाऊँ अब ये ख़तरे में नहीं है, अब एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, अब पेशेंट को नुकसान नहीं है, ठीक, वो आसान सा है, ठीक है। बताओ राज ये कहानी को नॉर्मल से स्टार्ट करें। पेशेंट अगर नॉर्मल है 110/70 नॉर्मल है ना, 110/80, 120/80, 120/80 क्या है, नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल कब तक नॉर्मल चलेगा, ये ब्लड प्रेशर कब लेवल होता है, 140/90, वहाँ से ब्लड प्रेशर की सरहद शुरू होती है, ठीक है। वही सरहद है हमारा टारगेट।
ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर 160 170 तक जाता है, 180 तक जाता है, 190 तक जाता है, सरहद पार करके अंदर चला गया ना। हमारी सरहद थी 140-90, उससे नीचे ब्लड प्रेशर नहीं था। 140-90 से ऊपर ब्लड प्रेशर की हदूद शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हमारा टारगेट ये है, जो भी हदूद में जितना घुसा है 160 170 180 190 200, इस हदूद से इसको वापस लाना है अपनी हद में, और हद क्या है 140-90। ये हमारा टारगेट है। सही, इस तरह लाएंगे हम इसको। अच्छा, बीच में बड़ी कन्फ्यूजन आई नाइस की वजह से। नाइस गाइडलाइन ब्लड प्रेशर में काफ़ी डगमगाई हुई थी। करती क्या थी, ये टारगेट्स को नीचे रखती थी फ्रॉम JNC8। JNC8 जो है ना, जॉइंट नेशनल कांग्रेस ऑन हाइपरटेंशन, 8वां वर्जन है इसका। तो ये सारी दुनिया के लिए गाइडलाइन बनाती। नाइस थोड़ी सी उसकी कट ऑफ ज़रा सख्त है। ठीक है, डायबिटीज़ में कट ऑफ थोड़ा नीचे था, किडनी डिजीज़ में नीचे था। सही, तो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी बिटवीन नाइस एंड JNC8। तो MCQs हम बनाते थे, लोग भी बड़े कंफ्यूज होते थे। अब 2020 में नाइस को होश आ गया कोरोना के अंदर, क्योंकि 19 के एंड में ये हुआ था। तो उन्होंने कहा यार ये हमारे टारगेट सही नहीं है, ठीक है, JNC वाले बेहतर हैं। ठीक, तो नाइस ने ये कहा ये सारे एडल्ट्स जो हैं, सारे एडल्ट्स, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 60 साल से जो वो है ना, सारे एडल्ट्स, उनका टारगेट 140-90 है, जो ब्लड प्रेशर की हद है। JNC8 कहती थी जिसकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है उसको थोड़ी रिलैक्स करो यार, ये सीनियर सिटीज़न है, इनका टारगेट 140-90 मत रखो, इनका टारगेट 150-90 रखो। ठीक, ये 150-90 भी अचीव कर लें ये सीनियर सिटीजन्स मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक, तो भी ठीक है, इट्स गुड टारगेट। ये JNC8 कहती थी। ठीक है, पहले नाइस खामोश थी, अब नाइस ने भी बोलना शुरू कर दिया। अब नाइस कहती है ओके फाइन, सीनियर सिटीजन्स का हम भी ख्याल रखेंगे। तो नाइस कहती है जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसका टारगेट 150/90 है। मान गया नाइस, JNC की बात मान गया, लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट दिया। ट्विस्ट क्या? एज लिमिट बढ़ा दी। अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइंस, जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर टारगेट 150/90 है वो 80 साल से स्टार्ट होते हैं। JNC8 60 पे स्टार्ट कर सकता है। ठीक, तो हमें JNC8 सूट करते हैं। हम 80 साल, हमारी कौन जिंदा है हमारे यहाँ इतना, तो आपको फ़र्क पता चल गया। तीसरा, जो नाइस जो पहले गड़बड़ करती थी, डायबिटीज़ और रीनल डिजीज़ में कट ऑफ नीचे करती थी, तो उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं पता, चुप। डॉक्टर्स शुड यूज़ देयर क्लिनिकल जजमेंट कि वो कट ऑफ 140 रखना चाहते हैं, 130 रखना चाहते हैं, 120 रखना चाहते हैं, डायस्टोलिक 90 रखना चाहते हैं, 80 या उससे नीचे रखना चाहते हैं। डॉक्टर शुड यूज़ द क्लिनिकल जजमेंट। उसने अपनी गाइडलाइंस नहीं दी, UK वाले चालाक हैं बड़े। ठीक, तो फिर हम क्या, जब नाइस ने कहा कि यूज़ योर क्लिनिकल जजमेंट, तो आप क्या जजमेंट यूज़ करेंगे? ठीक, वी विल यूज़ द जजमेंट ऑफ JNC8। जो JNC8 कहती है ना वही मानेंगे। ठीक, सो आवर टारगेट इन डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन will be 140/90, सही, बिकॉज वी फॉलो JNC8। अगर हम नाइस को फॉलो करेंगे तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में हमें इजाज़त है कट ऑफ को नीचे करने की, बिकॉज उसने कहा तो अपनी जजमेंट यूज़ कर लो। लेकिन हम कहेंगे नो यार, लेट्स फॉलो JNC8। ये टेबल को आप गौर से समझ लें, ये है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो नाइस गाइडलाइन और JNC की कन्फ्यूजन है ना, वो इससे दूर होती है। अब आ जाए इसकी ट्रीटमेंट पे। ये तो बहुत इजी, हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं SAQs में कि क्या बताऊं। नॉन फार्मल सबसे पहले पेशेंट के वो एजुकेट करें। आज भी पेशेंट को मैंने एजुकेट किया, उसको कुछ नहीं पता था ब्लड प्रेशर का, कि फिशार खून है, खून का प्रेशर है, बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने से रगें ख़राब होती हैं, ख़राब रगें फट सकती हैं या बंद हो सकती हैं, हार्ट अटैक, फालिज, बिनाई जा सकती है, टांगों सूख सकती हैं, ठीक, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो ये बता दीजिएगा। ठीक, और ये भी बता दें कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने का मकसद ये है कि इसको हम नॉर्मल में रखें, ताकि जो बीनाई है वो ज़ाया ना हो, फालिज ना हो, हार्ट अटैक ना हो, गुर्दे फेल ना हो। ठीक, तीसरे को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि इट्स अ लाइफ टाइम डिजीज़,
सो द प्रिकॉशंस इन द ट्रीटमेंट विल गो फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको फिर वो दवाई छोड़ेंगे नहीं। फिर हम कहते हैं एक्सरसाइज, वो हमने उसमें भी जिक्र किया था, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी आधा घंटा वॉक रोज़ाना, ब्रिस्क वॉक काफ़ी है फॉर हाइपरटेंशन। डाइट में हम बोलेंगे नमक का इस्तेमाल कम रखिए, ठीक है। एडिड सॉल्ट नहीं होते, ये 1.5 ग्राम्स पर डे साइंटिफिक फिगर है। हम अपनी रोज़मर्रा के खानों में इसको नहीं मेजर कर सकते। हम ये बताएं खाने में नमक कम डाला करें, ठीक है। और किसी चीज़ के ऊपर छिड़क के नहीं नमक, और जिस चीज़ में लगे नमक ज़्यादा हो, नींबू वगैरह हो, जूसेस हो, ना लें, ठीक। जो बाकी रिस्क फैक्टर्स है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, वो बंद करवानी पड़ेगी हमने, ठीक। और हम तो बंद ही कराएंगे, बाकी 2 यूनिट्स तक घूम करें, ठीक। तो प्री हाइपरटेंशन, ये हम प्री हाइपरटेंशन की बात हो रही थी। तो प्री हाइपरटेंशन चूँकि हाइपरटेंशन लेबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ नॉन फार्मा है, दवाई नहीं है, ठीक। दवाई स्टार्ट होती है स्टेज 1 के बाद, सही। इंटरेस्टिंगली ये जो 4-5 चीज़ें लिखी हुई है ना आपके सामने, 6 चीज़ें, ये चीज़ें प्री हाइपरटेंशन में भी इसी तरह बिल्कुल हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 1 में भी हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 2 में भी हैं, हाइपरटेंशन सिवियर में भी हैं। ये कॉर्नरस्टोन है नॉन फार्मा, चाहे कोई भी स्टेज हो हाइपरटेंशन की, ये रट लेना है आपने। ये पेशेंट को भी बताएंगे, एग्जाम में भी लिखेंगे। बट प्री हाइपरटेंशन में नो ड्रग्स, सही। अब दूसरा ये इसको डैश डाइट कहते हैं। डैश स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, सही। नमक इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिर खाने में कोई पूछे तो उसमें आप क्या बताएंगे कि भाई जो पिरामिड बना हुआ इसको देखिए, सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं। उसके बाद अनाज वाली चीज़ें हैं, ठीक है, यानी गंदम की रोटी है, लोबिया वगैरह है, ये अनाज वाली चीज़ें हैं, ठीक। फिर मछली और दूध, दही, ये चीज़ें हैं। फिर ऑयल्स हैं। सबसे आखिर में मिठाई वगैरह, चीनी, ये चीज़ें बंद होती, ठीक। क्योंकि चीनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है फॉर कोलेस्ट्रॉल, फॉर शुगर, फॉर ब्लड प्रेशर। तो ये पिरामिड है। अगर आपके पास पिक्चर्स हो तो पेशेंट को दे दें। पेपर में लिखना हो तो उसको लिखेंगे कैसे, यूज़ मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, देन होल्स ग्रेन सीरियल्स, ठीक है। वाइट मीट इंस्टेड ऑफ रेड मीट, कंटिन्यू मिल्क प्रोडक्ट्स विदाउट क्रीम्स, ठीक है। अंडा खाना हो तो बगैर जर्दी के। यूज़ ऑयल्स विच आर नॉट सेचुरेटेड, यू कैन यूज़ ड्राई फ्रूट्स एंड अवॉइड बनास्पति घी विच इज़ सेचुरेटेड फैट, एनिमल फैट, स्वीट्स, सिंपल शुगर्स, ये अवॉइड करें। अच्छा बाजी स्टेज 1 पे इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? देखें, एक चीज़ हमने देखी, नॉन फार्मा तो सेम है, प्री हाइपरटेंशन की स्टेज 1 की सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। अब स्टेज 1 है ना, तो 1 मेडिसिन मिलेगी, 1 इज इक्वल टू 1। स्टेज 1 मेडिसिन, स्टेज 2 नॉन फार्मा सेम, स्टेज 2 मेडिसिन, ठीक है। अब मेडिसिन कौन सी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये नाइस गाइडलाइंस और ऑक्सफोर्ड के उससे बनाया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का तरीका क्या है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जब दवाई शुरू करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, एक ऊपर टेबल है रेड और एक येलो, ठीक, 2 टेबल्स हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक। हम क्या देखते हैं, कहते हैं रूल इज़ एनीबॉडी लेस देन 55 इज कंसीडर्ड यंग फॉर हाइपरटेंशन। तो उनकी ड्रग ऑफ चॉइस मुकर्रर कर दी गई है कि एस इनहिबिटर्स हैं या ARBs हैं, ठीक। पहले एस ट्राई करना होगा, एस से अगर टॉलरेंस नहीं है, खांसी हो रही है, तो गो फॉर ARB, सही। ये हमारा रूल है नाइस गाइडलाइन का। और अगर 55 साल से कम है, अफ्रीकन कैरिबियंस जो होते हैं ना, जो हबशी होते हैं, वो हैं, ठीक। तो उनको फिर हम, ये कैरिबियंस भी हैं, तो उनको कहते हैं यार उनको नॉर्मल ट्रीट ना करो। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि दे कैन हैव
severe angioedema with ACE and ARBs। एंजियोएडिमा स्वेलिंग होती है अचानक, तो वो लिप्स बड़े हो सकते हैं, नाक बड़ी हो सकती है, टंग बड़ी हो सकती है, थ्रोट में एडिमा से जान जा सकती है, सांस रुक सकती है अगर एंजियोएडिमा नेक में हो। ठीक, तो इसलिए उनको हम नहीं देते एस इनहिबिटर्स, जो अफ्रीकन्स हैं, ब्लैक्स हैं, उनको नहीं देते। समहाउ उनकी जेनेटिक मटेरियल ऐसा है कि उनको एंजियोएडिमा हो सकता है सिवियर, मे कॉज डेथ, तो इसलिए उनको इस्तिस्ना दी गई है इस एज से, उनको मोर देन 55 वाली कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। सो वेरी क्लियर, मेल और फीमेल लेस देन 55 एंड ही और शी इज नॉट कैरिबियन या अफ्रीकन, उनकी ड्रग ऑफ चॉइस एस है, चाहे कोई चीज़ साथ में हो। एस नहीं टॉलरेट होती, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, फुल स्टॉप। अब आ जाए येलो कैटेगरी पे, जो येलो बॉक्स है। येलो का मतलब है ऑल द पीपल इक्वल और मोर देन 55 ईयर्स और अफ्रीकन्स एंड कैरिबियंस। इनकी ड्रग ऑफ चॉइस इज नॉट एस और ARB, उनकी ड्रग ऑफ चॉइस है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थाइजाइड। दोनों में से दोनों जायज़ है, आपकी मर्जी है जो करना है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट करें या थाइजाइड, आपकी मर्जी है। ठीक है, सिचुएशन देख के कर लें। अगर एडिमा हो तो थाइजाइड दे दें, तबीयत हल्की हो जाती है, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन हो, कैल्शियम चैनल नहीं बर्दाश्त हो सकता, थाइजाइड दे दें। लेकिन दोनों आप कर सकते हैं, यू हैव अ चॉइस, बोथ आर इक्वल। यहाँ था ना एस और ARB में, वी स्टार्टेड विद एस, इफ एस वाज नॉट टॉलरेटेड वी वेंट फॉर ARB। यहाँ ऐसे चक्कर नहीं है, कैल्शियम चैनल थाइजाइड दोनों को बराबर आप यूज कर सकते हैं। ओके फाइन। अगर इससे आपका टारगेट अचीव हो जाता है विद वन ड्रग, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कंटिन्यू करें, लाइफस्टाइल मेजर्स भी कंटिन्यू करें और एक ड्रग कंटिन्यू करें, मॉनिटर के 3-3 महीने पे देखा करें, नॉर्मल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लेकिन बिलफर्ज यू डू नॉट गेट योर टारगेट, ब्लड प्रेशर अभी भी ऊपर है, विद फुल डोज ऑफ अ सिंगल ड्रग, आप क्या करेंगे? वेरी इजी। अगर आपने एस वाला ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है तो दूसरे में से कोई एक मिला दे इसके साथ। अगर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, थाइजाइड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, वो उसमें से कोई एक चूज की है, तो एस इनहिबिटर वाले ग्रुप में से कोई ऐड कर दें इसमें। ठीक है, ये एक दूसरे का वट्टा सट्टा कर सकते हैं। बच्चों, गलती आपने नहीं करनी इम्तिहान में, वो ये है कि जो 55 वाला ग्रुप है ना, जिसमें यू हैव टू चॉइसेस, कैल्शियम चैनल एंड थाइजाइड, ये दोनों इकट्ठी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, वो आखिरी रिजॉर्ट है। ठीक है, करना क्या है, कैल्शियम या थाइजाइड वाला ग्रुप में से आपने निश्चित कोई एक स्टार्ट की, कंट्रोल नहीं हुआ, आपने दूसरे ग्रुप से एक देनी है इसको। ठीक, इसी तरह से अगर आपने एस इनहिबिटर ग्रुप से स्टार्ट किया हुआ है तो कंट्रोल नहीं हुआ, तो आपने दूसरे ग्रुप से एक देनी है। ये नहीं करना कि एस के साथ ARB भी मिला दिया, ठीक है, या आपस में इनकी शादियां नहीं करानी है, आपने दूसरी फैमिली से एक एक लेना है। ठीक, दूसरी फैमिली से, ये आपका तरीका है कंट्रोल करने का। ओके फाइन। आपने और मॉनिटर किया तो पेशेंट का 2 दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं आ रहा, टारगेट नहीं अचीव हो रहा, आपने एस इनहिबिटर दी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया, कंट्रोल फिर भी नहीं था। ठीक, तो फिर आपको थर्ड दवाई की इजाज़त मिल जाएगी। वो थर्ड दवाई कौन सी होगी? वो होगी जो 55 प्लस वाली ग्रुप है ना, कैल्शियम चैनल थाइजाइड, फिर आप उनमें से जो दूसरी ड्रग है उसको भी ले आएंगे। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट किया हुआ एस इनहिबिटर, यू एडेड कैल्शियम, कंट्रोल में नहीं था, यू कैन ऐड थाइजाइड। ठीक, तो इस तरह से ये आप शामिल करते हैं। इसकी मिसाल दे दो, मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे ट्राइफोर्ज है, एक्सफोर्ज है, या 3 कम्बिनेशंस होती हैं। इट कंटेन्स एन ARB, एम्लोडापिन एंड थाइजाइड। ठीक है, तो 3 चीज़ें कम्बिनेशन एक ही ड्रग में भी होती हैं। तो उसमें
जो चीज़ नहीं होगी वो एस और ARB साथ नहीं होंगे, एस या ARB में से एक होगा, कैल्शियम और थायराइड दोनों मिला जाते, ठीक। तो इस तरह से वो ट्रिपल 3 मेडिसिन इन 1 टैबलेट होती है। इसको चार्ट को देख लीजिएगा, समझ लें इसको। फिर से कर, उसके बाद से भी अगर 3 से भी नहीं होता हो तो देन यू गो फॉर अदर ड्रग्स लाइक जो डायरेक्ट अल्फा ब्लॉकर्स हैं, जो अपनी प्रेजोसिन वगैरह है, ये हाइपरटेंशन भी काम करती है ना, तो वो यूज़ हो सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ऐड कर सकते हैं या और कोई टैबलेट आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये एज अ फैमिली फिजिशियन आपने 3 ट्राई कर ली, प्लीज़ रेफ़र कर दें। मेरा एक पेशेंट था, यंग था, 30s में था, स्ट्रोक भी हुआ था, वॉक बड़ा करता था, कोयटा की बात बता रहा हूँ। तो उनको ना जो एनालेप्रिल थी बनी थी 20 mg पे था, 10 सुबह 10 शाम। बीटा ब्लॉकर्स 100 सुबह 100 शाम, एम्लोडापिन 10 सुबह 10 शाम, थाइजाइड भी सुबह, और प्रेजोसिन जो थी 2 मिलीग्राम सुबह 2 शाम। बकाया अभी जो मुझे यही इसकी चीज़ें थी, ठीक। तो ये पेशेंट था, तब भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता था। कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर किया कई दफ़ा, कोयटा में भी, कराची में भी। यार इस इतना रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर हमने नहीं देखा। तो दे कुड नॉट चेंज, कहते सारी दवाइयाँ तो मिल रही हैं फुल डोज में, चेंज भी करते थे लेकिन फिर भी नहीं होता था। लेकिन तो रूल ये है, जैसे मैंने किया, मैंने भी ओपिनियन ली फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट, खुदा ना खास्ता उसको सेकंड स्ट्रोक हो, MI हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो हमारी सेफ्टी भी इसी में है कि हम उनसे मशवरा लें। जो ड्रग्स हैं अवेलेबल आपके पास, नॉर्वेस एम्लोडापिन का ब्रांड लीडर है, दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एम्प्रेस बेरेट हॉटसन की, ज़ाफ़ा की जोडिप होती है, 1.5 रुपये की होती है। एंड देन डिल्टेज़म जो है हर्बेसर के नाम से है, 30, 60, 90, 180 मिलीग्राम। कैलान तो बड़ी मशहूर है, वेरापामिल। एडेलेट जो है ना 2 में आती है, LA और रिटार्ड, तो ये स्लो रिलीज़ होती है दोनों। बस ये निफेटापिन आजकल कम यूज़ होती है, लेकिन एडेलेट जो है ना ये टेकिकार्डिया कर सकती है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। तो इसका बीटा ब्लॉकर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट स्लो करती है, ये बढ़ा देती है, जो मिलते हैं तो अच्छा असर होता है। एनीवे, इस सिर्फ दिखाने का मकसद था कि कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल है। थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स इज नेट्रेलिक्स SR, इंडापामाइड होती है, मॉडरेटिक कैन बी यूज्ड। ये डिफरेंट एस इनहिबिटर्स जो ARBs हैं इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद डायरेटिक्स। H जो जहाँ H होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड स्टैंड करता है। आयरकॉन H भी इर्बिसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है। ईजीडे है लोसार्टन, को ईजीडे जो है थाइजाइड के साथ है। डायोवान है वल्सार्टन, को डायोवान में थाइजाइड डायरेटिक है। अप्रूवल है, ये अप्रूवल की ड्रग जो है ना सनूफी की, ये इसकी रिसर्च हमने की थी, इसमें मैं भी शामिल था, कोसीमा के नाम से थी। 14 कंट्रीज ट्रायल, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ना 300 विद 25 mg डायरेटिक, इसका ट्रायल था, हमने किया था। तो इसके बाद से फिर मार्केट में सारी 25 mg वाली वो भी आई थी। जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं दे कैन बी यूज्ड एज हाइपरटेंसिव्स। ये नेविब्यूलॉल जो है ये मेडिसिन है, टिनोलॉल बड़ी मशहूर है, टिनोलॉल, ज़ाफ़ा की ज़ेफनॉल एंड टिनोलॉल है। मिप्रेसर बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे उसमें किडनी वगैरह में ये बहुत अच्छी बीटा ब्लॉकर है, वेरी स्पेसिफिक, वेरी गुड ड्रग। सो हमने क्या देखा कि कौन कौन सी, हमने ये देखा कि ब्लड प्रेशर को हम लेबल कैसे करते हैं। 140, 90 पे लेबल स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड सीवियर। हमने ये देखा टारगेट कैसे सेट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, एंड टारगेट इज़ 140/90। सिर्फ जब एज ज़्यादा हो जाए, 60 से ऊपर हो, तो फिर हम 150/90 करते हैं, ये हमारा टारगेट था। हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल डिस्कस किए, कितने स्टेप्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने ड्रग्स डिस्कस की कि 55 साल से जो छोटे ग्रुप हैं, 55 साल के ऊपर 2 ग्रुप्स हैं, कैन हाउ टू ऐड ड्रग्स, ठीक है। दवाइयों की शक्लें भी देख ली। अब आ जाते हैं फॉलोअप क्या करते हैं, ठीक। देखिए, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों का एक सिंपल सा रूल है,
इसी तरह से एंजाइटी की और डिप्रेशन की दवाइयों का बड़ा सिंपल सा है, जब तक आप कंट्रोल नहीं करते 2-2 हफ्ते से बुलाया करें, ठीक है। चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, 2-2 हफ्ते देते हैं। व्हेन यू स्टार्ट अ ड्रग, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी टाइम लेती हैं। ये नहीं कि आप गोली खाई ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ठीक, बिकॉज हमें पता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, बॉडी होम्योस्टेसिस के असर होता है, तो धीरे धीरे बॉडी दवाई अपना असर दिखाती है। ये इतनी जल्दी जादू की पुड़िया नहीं बनाते, ठीक। तो 2 हफ्ते में बुला के चेक कर लिया करें। और अगर आपने लाइफस्टाइल रखी है, दवाई नहीं दी, फिर 3 महीने पे बुलाएं, सही। फर्स्ट करें 1 विजिट, 2 विजिट या 3 विजिट में बीपी कंट्रोल हो गया, ठीक, डोज आपको पता चल गई, फिर आपको बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3 महीने या 6 महीने पे बुलाएं, ताकि आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकें, कुछ सिम्टम्स हो तो वो चेक कर सकें, ठीक है। और कंट्रोल नहीं होता, फिर आप जल्दी बुलाते हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं यार ज़रा घर में रिकॉर्ड बना के आ जाओ, ताकि मैं देख सकूँ चल क्या रहा है, ठीक। वो आ जाता है, क्या कहते हैं, अक्सर पेशेंट आ जाता है ना कि बीपी हाई है, घर में कंट्रोल आज हाई है, हम कहते हैं रुक जाओ, घर में दोबारा चेक करो, चार्ट बना के लाओ, ठीक है। हो सकता है कि वो सिर्फ एक रीडिंग हाई आई थी, ओवरऑल पेशेंट ठीक होता है। तो ये ज़हन में हमेशा रखिएगा। इसलिए पेशेंट अगर हाई हो, क्लिनिक से जाते हुए चेक कर लें, बिठा लें 1 घंटे बाद वहीं चेक कर लें, या घर भिजवा के फिर चेक करवा लें, ठीक, ताकि आप उसको ये ना करें कि गोली बढ़ा देंगे, वो हाइपोटेंशन में चला जाता है। सो दैट वाज फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी में हमने ये देखा, सेकेंडरी की कॉज होती है। सेकेंडरी में हम कॉज को ट्रीट करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी करेंगे, लेकिन कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी है। एंड वी डिस्कस कि कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं। किडनी डिजीज़ हैं, किडनी की कोई भी कंडीशन हो, कर सकते हैं, चाहे स्टोन से डैमेज हो, इन्फेक्शन हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो, ऑटो इम्यून हो, ड्रग्स की वजह से किडनी डैमेज हो, ये ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी जिक्र किया था, उससे बीपी एंड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल तीनों ऊपर जाते हैं। अल्कोहल से, सिगरेट पीने से, थायराइड डिसऑर्डर्स स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म, कोऑक्टेशन ऑफ एआर्टा, एड्रीनल ट्यूमर्स। अब एड्रीनल के क्या ट्यूमर है? एड्रीनल में बीच में मेडुला होता है, ऊपर कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स कोर्टिसोल बनाता है, और जो मेडुला है वो अपने वो जो बनाता है यार, फ्यूक्रोसाइटोमा जिससे होता है, देखिए जहन से निकल गया मेरे, हाँ ठीक है, अभी को अब जहन में नहीं आ रहा मेरे। मेडुला में कैटेकोलमीन्स होती है ना, इसकी कॉन्सेप्ट याद है, नाम नहीं आ रहा। सो दोनों से होता है, चाहे मेडुला के ट्यूमर्स हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दोनों ब्लड प्रेशर को ऊपर करते हैं। कौन सिंड्रोम होता है उससे भी हाई चल जाता है। तो एड्रीनल के जितने ट्यूमर्स हैं, हार्मोन सिक्रेटरी, दोनों ब्लड प्रेशर ऊपर करते हैं। फियोक्राइमोसाइटोमा ज़रा वो एपिसोडिक सी ब्लड प्रेशर होती है उसमें ना, एकदम शदीद ब्लड प्रेशर हाई होता है, थोड़ी देर का रहता है, फिर जो कैटेकोलमीन्स यूरिन में निकल जाती हैं वो सेट हो जाता है। इसलिए फिर हम जो टेस्ट करते हैं यूरिन कैटेकोलमीन्स आफ्टर हाइपरटेंशन, तो यूरिन में कैटेकोलमीन मिल जाती हैं, हम कहते हैं यार ये तो एड्रीनल ट्यूमर है, फियोक्राइमोसाइटोमा। और अगर वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बड़े में, कोर्टिसोल ज़्यादा है, उसमें ब्लड प्रेशर ऊपर होगा, लेकिन उसमें कुशिंग के सिम्टम भी आएंगे, पफ, मून फेस, बफेलो हम्प, ओबेसिटी, स्ट्राया, एक्नी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फिर उसकी आती है, कुशिंग की आती हैं। कुशिंग में भी बीपी ऊपर जाता है। तो अगेन इन सब चीज़ों में जो थायराइड है, एड्रीनल है, कोऑक्टेशन है, किडनी है, ये सब हम रेफ़र करते हैं, ठीक है। एनएसएड्स, लोग इतनी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, वो इसलिए वो हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पिल्स वैसे कार्डियोवास्कुलर बहुत सी डिजीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मैं आपको दिखाऊंगा ब्रीफली। डीकंजेस्टेंट्स मीन्स जो एरिनेक है ना, एरिनेक कंटेन्स ब्रूफिन, आइपोप्रोफिन एंड सूडोफेड्रीन। तो ये सूडोफेड्रीन होती है कॉफ एंड कोल्ड मेडिकेशंस में, ये डीकंजेस्टेंट कहलाते हैं। दे आर सिम्पैथोमिमेटिक। एफेड्रीन केस नहीं होता वो अपने पिंडी वाले के साथ, तो
सूडोएफेड्रीन्स दे रेज ब्लड प्रेशर। इसीलिए हम लोगों कहते हैं टॉपिकल डीकंजेस्टेंट यूज़ करो नाक में, एरेनिक वगैरह या जो कॉफ एंड कोल्ड मिक्सचर है जिसमें सूडोएफेड्रीन है वो ना यूज़ करो। कोकेन, नशों में कोकेन बढ़ाता है इसमें, ठीक है। डेल्टा कॉर्टेल है या दूसरी स्टीरॉयड है, बीपी ऊपर चला जाता है। पेशेंट आई हुई थी लास्ट 1.5 महीने पहले, इतनी मोटी, फैट, बफेलो हम्प, मून फेस, सांस फूली हुई है, उकाड़े की तरफ से। एक क्वैक था, वो डेक्सा के टीके, उसको 7 महीने डेक्सा लगाए उसका मैंने टेस्ट कराए, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस के शॉर्ट साइनेक्थिन टेस्ट, जिसे ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट कहते हैं, उनके एड्रीनल नहीं स्टिमुलेट हो रहे थे। फिर उनको रेफ़र किया टू एंडोक्राइन, उन्होंने फिर स्टीरॉयड वगैरह स्टार्ट किया। उनका वो मैसेज आया एंडोक्राइन वाले का ना, तो डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, मेडिसिन के भी FCPS हैं, एंडोक्राइन के भी हैं, कि इट वाज अ नाइस पिक एंड नाइसली डायग्नोज्ड, क्योंकि उन्होंने प्लेट में हाजिर कर दिया ना। इट वाज एन आइट्रोजेनिक कुशिंग विद सप्रेशन ऑफ एंडोजेनस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। तो पेशेंट नीडेड स्टीरॉयड लाइफ टाइम। प्लेट में सारा कुछ बना के एंडोक्राइन वाले को दे दिया, ठीक है। तो अब दूसरा, मैंने सिर्फ ये ब्रीफ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्वेश्चंस आ सकते हैं MCQs वगैरह, ठीक, कि किस में ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेजेस जितने भी होती हैं, जिसको पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, किसी को DVT हो चुका हो, ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक हो, एंजाइना हो, ठीक है, तो उन सब में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एब्सोल्यूट। जहाँ पे क्लॉट से कोई गड़बड़ हुई है, चाहे वेन्स में हो, चाहे आर्टरी में हो, चाहे कोरोनरी आर्टरीज में हो, चाहे लंग्स में हो, ठीक, ये क्लॉटिंग वाली है, इसमें COC नहीं देंगे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एस्ट्रोजन वाली। लिवर डिजीज बिकॉज हार्मोन्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, तब भी नहीं देंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन है, तो लिवर में हम ये नहीं देंगे, ठीक। ऑलरेडी किसी के हाइपरलिपिडीमियाज हैं फैमिली में, वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, उनको हार्ट अटैक का यंग एज पे बड़ा खतरा होता है, उनको भी नहीं देंगे। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कार्डियोवैस्कुलर की। दूसरी भी है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देते इसमें, ठीक। अच्छा, कुछ कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड और भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, विच आर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब किसी खातून की उम्र 35 साल से ऊपर है और 15 सिगरेट ज़्यादा पीती है, उसको नहीं देंगे। लेकिन अगर वो छोटी है, इक्का दुक्का सिगरेट है, फिर चल जाएगा, ठीक। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स अगर मौजूद हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग, कहते हैं ना दो, COC ना दो, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर 160 से ऊपर हो तो COC नहीं देना है हमने, डायस्टोलिक 95 से। तो कट ऑफ मैंने इसलिए रेड में लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन वगैरह आता है ना, जो कट ऑफ है जहाँ पे COC सिंपल हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, द कट ऑफ इज 160, यानी स्टेज 2 में नहीं देना है। स्टेज 1 में भी कोशिश करें कुछ और दे दें, वो COC ना दें, ठीक। एनी वेस्कुलर डिजीज जिसमें थ्रोम्बस बन सकता हो, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, थ्रोम्बस बन सकता है, ठीक है, डायबिटीज़ है, रेटिनोपैथीज़ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, नहीं देंगे COC। ये COC हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट टू हाइपरटेंशन, क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें जहन में होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है कि ब्लड प्रेशर अब सीवियर हाइपरटेंशन 180 से ऊपर वाले आ गए, ठीक। वो क्या चीज़ होती है, ठीक। 2 पेशेंट आपके पास हैं, दोनों का ब्लड प्रेशर 180/110 से ऊपर है, इस पेशेंट का भी, इस पेशेंट का भी। 2 पेशेंट्स, बोथ है 180 और 110 ब्लड प्रेशर है दोनों का, ठीक। इंपॉर्टेंट थिंग इज लुक फॉर एंड ऑर्गन डैमेज। अगर 140, 180, 110 पे विजुअल सिम्टम्स आए, स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन है या किडनी डैमेज हो रही है, एंड ऑर्गन डैमेज है, तो इट बिकम्स एन इमरजेंसी। लेकिन ब्लड प्रेशर सिर्फ हाई है और एंड ऑर्गन डैमेज का कोई न सिम्टम है, न साइन है, न एग्जामिनेशन पे, ना आपने टेस्ट भी करा लिया, कुछ डैमेज नहीं है, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो अर्जेंसी कहलाती है, ठीक। व्हेन द डैमेज स्टार्ट्स इट बिकम्स इमरजेंसी, व्हेन देयर इज नो डैमेज इट इज स्टिल अर्जेंसी, नो इमरजेंसी। इंपॉर्टेंस
क्यों है इसकी कि मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट। मैनेजमेंट क्या क्या होती है दोनों की, ठीक है, मैं जल्दी से दिखाता हूँ, सॉरी पीछे जाते हैं, ठीक। सो अर्जेंसी वो है जिसमें एंड ऑर्गन डैमेज नहीं था, बट लेकिन ब्लड प्रेशर 180 और 110 से ऊपर था, खतरे की रेंज में। एंड इमरजेंसी वाज जब एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा था और ब्लड प्रेशर वाज 180 110, ये इमरजेंसी थी। अब करना ये अर्जेंसी में उसकी रूटीन की दवाइयाँ आप डोज बढ़ाएंगे, कोई कैपोटिन कोई चीज़ नहीं देनी आपने, रूटीन की दवाइयाँ एडजस्ट करें और एक दिन बाद या 2 दिन बाद बुला के देख लें कि ये 180 से नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। एकदम नीचे नहीं करते इसको, 24 घंटे 48 घंटे में ख़तरे की रेंज से नीचे लाते हैं, ठीक। लेकिन जो इमरजेंसी है एंड ऑर्गन डैमेज, यानी हार्ट, किडनीज, ब्रेन, आइज़ पे असर आने लगा है, फिर आप इसको एडमिट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको 180 से नीचे नीचे जल्दी से 160 तक लाएँ या 150 तक लाएँ, इसको नीचे लाएँ और नीचे लाएँ नॉर्मल की तरफ, ताकि एंड ऑर्गन डैमेज रुक जाए। कि एंड ऑर्गन डैमेज टेक्स मिनट्स एंड आवर्स। हार्ट अटैक होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना, तो किडनी डैमेज में कितना टाइम, ब्लाइंड होने में कितना टाइम, स्ट्रोक में कितना टाइम, तो हम कहते हैं इसको जल्दी से नीचे लाओ, ठीक है। हम रेफ़र करते हैं, अगर हमें देना भी हो तो सब कैपोटिन खिला के 1 टैबलेट या 2, 25 मिलीग्राम की भी होती है, 50 की भी होती है, वो खिला दें ताकि 180 से नीचे आ जाए। हॉस्पिटल में एडमिट होगा, वहाँ पे इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, लेबेटोलॉल मिलेगी या लेबेटोलॉल, तो उसको नीचे करते हो, ठीक है। हॉस्पिटल में करते, जीपी प्रैक्टिस में आप ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नहीं देते। तो क्लियर हुआ। तो अर्जेंसी में नो एंड ऑर्गन डैमेज, वी रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग रूटीन मेडिसिन इन 48 आवर्स, 2 दिन में कम करेंगे। इमरजेंसी में हम जल्दी कम करेंगे, 1 घंटे के अंदर कम करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे ख्याल ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारी सिर्फ एक ही रह जाएगी प्रेजेंटेशन। Being a candle is not easy. In order to give light, one must first burn. ठीक है, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप लोग भी बर्न करेंगे, फिर लाइट देंगे, हाँ। तो इंशाल्लाह बस आप इम्तिहान की परेशानी ना लें और बस अपनी तैयारी अच्छी तरह से रखिएगा। जब भी आप इम्तिहान दें कॉन्फिडेंस के साथ दें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। लेकिन जो भी सीखा ना पेशेंट्स पे अप्लाई करें, वो हमारी बड़ी सआदत है। इम्तिहान पास करना एक डिग्री मिल जाती है, एक अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन असल चीज़ हमारी कोर्स की, हमारी CMEs की, हमारे लेक्चर्स की है कि आप सीखें और पेशेंट पे अप्लाई करें, ठीक है। और फिर जिनमें आप लोगों में से जो भी जिस दिन इरादा करे कि मैंने काफ़ी सीख लिया, मैंने पढ़ाना है ना, वो दिन आएगा आप शमा बनने वाला, फिर आप शमा बनेंगे, ठीक है ना। फिर आप जलेंगे, फिर रोशनी करेंगे, फिर एक दिन शमा बुझ जाएगी, मेरी भी आपकी भी बुझेगी, लेकिन अगर हम शमा से शमा जलाएंगे ना, फिर वो शमा चलती रहेगी, ठीक है, फिर शमाएँ चलती रहेंगी, ठीक है। इसलिए अभी अब मुझे भी क्षमा कर दें कि मैं लेक्चर बंद कर दूं, और ठीक है, और एक दूसरे को सब क्षमा कर देते हैं, इंडिया वाली क्षमा जो है, ठीक। चलिए अब बस एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं सॉरी उन लोग बड़े सेंसिटिव हैं इंडिया और हिंदी के बारे में ना, तो अगर इसका कोई लफ्ज़ यूज़ करें मजाक में भी लोग माइंड कर जाते हैं। चलिए मैं भी यूज़ नहीं करता, आपकी दिल आज़ारी नहीं करता, तो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं जो गलतियाँ हुई हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पास करते हैं एग्ज़ाम, और पेशेंट का अच्छा ख्याल रखते हैं, ठीक। और पेशेंट ही हमारे जन्नत के दरवाजे हैं, याद रखिएगा। उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरा सलूक करेंगे तो दरवाज़ा बंद होगा, दोज़ख का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए यार बस बहुत हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।